Good morning, everyone. So, today we are going to see the topic from the chapter Electrochemistry, class 12th, and the topic is Kohlrausch law. For understanding the Kohlrausch law, first of all, we need to understand what is dissociation. ये डिसोसिएशन क्या है ये अपने को पता करना जरूरी है. डिसोसिएट होना, इट मीन्स ब्रेक डाउन होना. कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंपाउंड है, जहाँ इलेक्ट्रोलाइट है, वो जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो उसका फ्रैगमेंटेशन होता है, उसका डिवीजन होता है. और वो जो डिवीजन है वो फॉर्मल चार्जेस में मिलते हैं, दैट इज द कैटायन एंड द एनायन. इस बात से आप रेगुलरली पता है ये बात आप सब लोगों को कि डिसोसिएशन एक्चुअली क्या होता है. दैट इज द ब्रेकिंग, और वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो टूटता है और वो दो चार्जेस में डिफरेंट होता है. व्हाट दिस साइंस टेल्स अस. कोलरैश लॉ पढ़ने के लिए अपने को ये साइन का मतलब पता होना जरूरी है. दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. It is the molar conductivity of infinite dilution. If suppose an electrolyte is undergoing dissociation, ये जब डिसोसिएट होता है तो वो कैटायन और एनायन ये दो फॉर्मल चार्जेस देता है. ये कैटायन और एनायन कैसे तैयार होते हैं? जब कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है तो वो V प्लस V माइनस ये दो आयंस और चार्ज फॉर्म करता है अलॉन्ग विथ लैम्बडा इन्फिनिटी प्लस and lambda infinity minus. We called it cation and anion. And both ये जो शो कर रहे हैं that is the conducting power. ये जो शो कर रहे हैं अपने को that is its conducting power. So overall ये दोनों का contribution जो है that is the sum of the both conducting power of cation and anion is nothing but the molar conductivity of that electrolyte. देखो इलेबोरेट करके बोलता हूँ इसे कि जहाँ पे अपन एक इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करके कैटायन और एनायन बना रहे हैं, तो अभी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इनडायरेक्टली फाइंड आउट हम किसकी कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट की. सो इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैसे पता चलेंगी? जब ये दोनों का कंडक्टिंग पावर का अपन सम कर देंगे. नथिंग बट ये जब डिवाइड हो रहा है तो ये एक्चुअली वैसे ही डिवाइड हो रहा है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेके डिवाइड हो रहा है, दैट इज कैटायन और एनायन. एंड द सम of the conducting power of cation and anion ये represent कर रहा है that electrolyte. So the molar conductivity of electrolyte is the sum of the conducting power of cation and anion. जो molar conductivity है ये electrolyte की is nothing but the sum of the cation and anion. So ये term अपने को कोलरैश लॉ में कैसे इंटरप्रेट करना है? कोलरैश लॉ में जब जाते समय इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है या इसका स्टेटमेंट कैसा बनेगा यहाँ पे अपने को देखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू कोलरैश के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टर्म इन्होंने बताई गई थी वो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताई गई थी कि जो लिमिटिंग वैल्यू है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एज वेल एज द एनायन. सो इफ एन इलेक्ट्रोलाइट इट गेट डिसोसिएट it forms cation as well as anion. We know that in the Kohlrausch law it is designed by this sequence कि जहाँ पे जो limiting molar conductivity है किसी इलेक्ट्रोलाइट की वो represent कैसे करते हैं? It is represented by the sum of the individual contribution of this cation and the anion. It is represented like this, same as जहाँ पे अपन ने ये describe किया था उसी तरीके से कि that is the limiting molar conductivity and it represented by the individual sum of cation as well as anion. So molar conductivity of cation plus molar conductivity of anion is equals to what? Limiting molar conductivity of an electrolyte. So according to the Kohlrausch law, the limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contribution of the anions as well as cation of the electrolyte. कि जो एक ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोसिएशन में जाता है तब ये
एक कैटायन फॉर्म करता है और एक एनायन फॉर्म कर देता है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इंडिविजुअली जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन करते समय ये कैटायन और एनायन का फॉर्म लेता है, और म्यूचुअली जब ये दोनों का अब सम देखेंगे तो नथिंग बट इट इज व्हाट, द इलेक्ट्रोलाइट। इनका सम इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रोलाइट, और इससे ब्रेक होके ये दोनों मिल रहे हैं। सो ये पूरा कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन बाय इलेक्ट्रोलाइट, ये इस लॉ में बताया गया है। Then next, by taking one example of NaCl, molar conductivity of at infinite dilution, NaCl के लिए देखना है तो NaCl कैसे फ्रैगमेंट होगा? By taking the charges Na positive and Cl negative. So the conducting power of Na and the conducting power of Cl, ये अपने को क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है? The limiting molar conductivity of electrolyte NaCl by sum of the both conducting power of cation as well as anion. By sum of both conducting power is overall the molar conductivity of NaCl is known. ये दोनों का जो इंडिविजुअलिटी है Na पॉजिटिव से या Cl नेगेटिव से, जो इन दोनों की जो कंडक्टिंग पावर है, इन दोनों का सम करने के बाद में अपने को क्या रिप्रेजेंट होगा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। लाइकवाइज अपन कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर HCl के लिए भी और एसिटिक एसिड के लिए भी। HCl के लिए भी इसी तरीके से H प्लस और Cl- लेके अपन उनकी कंडक्टिंग पावर बता सकते हैं, और एक इलेक्ट्रोलाइट के अपन मोलर कंडक्टिविटी उसकी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एसिटिक एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा एक अलग तरीका है। क्यों एक अलग तरीका है? क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जहाँ पे अपन ने पिछले टॉपिक में देखा था व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट रैपिडली डिसोसिएट गिव्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, दैट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है कि जब वो डिसोसिएट होता है तो वो इतने रैपिडली नहीं होता है, इतने इफेक्टिवली प्लस चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस मतलब कि कैटायन और एनायन नहीं देता है। सो इट डज नॉट डिसोसिएट वेरी रैपिडली, दैट्स व्हाई इट इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट टेक्स सेवरल टाइम्स। सो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी अगर एसिटिक एसिड की जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी कैलकुलेट करनी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इट इज नॉट कैलकुलेटेड बाय डायरेक्ट मेथड, सो दैट्स व्हाई इट इज कैलकुलेटेड बाय द इनडायरेक्ट मेथड, जहाँ पे अपन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके साथ में किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्बिनेशन करके ये निकाल सकते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड का जो मोलर कंडक्टिविटी है वो फाइंड आउट करने के लिए अपने को HCl, NaCl और CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड, इनका कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। सो इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस: मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। इनके आयंस कैसे मिलेंगे अपने को? इनके आयंस इस तरीके से मिलेंगे: लैम्बडा H प्लस प्लस लैम्बडा Cl माइनस फॉर HCl, लैम्बडा CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्बडा Na पॉजिटिव फॉर CH3COONA माइनस लैम्बडा Na माइनस लैम्बडा Na पॉजिटिव माइनस लैम्बडा Cl नेगेटिव, कैंसलिंग द सेम टर्म Cl प्लस Cl माइनस माइनस Cl माइनस गेट कैंसल्ड, प्लस Na माइनस Na गेट कैंसल्ड, which is the left one? H plus और CH3COO negative. Let's combine it and how it क्या फॉर्म हो रहा है इससे? We get CH3COOH, that is acetic acid. Then what we understand from this? Thus the molar conductivity of CH3COOH is nothing but the molar conductivity of all, what? HCl, CH3COONA and NaCl. दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द कोलरैश लॉ। ये एक एप्लीकेशन है कोलरैश लॉ का। बाद में कोलरैश लॉ किस लिए काम में आता है? कोलरैश लॉ इसलिए भी काम में आता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी फाइंड आउट करे एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे, जैसे यहाँ पे किया। इट इज यूज टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल्सो इट इज यूज इन द कैलकुलेटिंग ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट व्हाट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट से अपन को कैसे कैलकुलेट करना है? वीक इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब
वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी तो साथ में कौन लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो यस, ये सारा जो देख लिया अपन ने, ये अभी कोलरैश लॉ के लिए देख लिया, जहाँ पे अपन ने कोलरैश लॉ क्या है, एक्चुअली इसका मीन क्या है, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द कंडक्टिंग पावर ऑफ कैटायन एंड एनायन। और अकॉर्डिंग टू कोलरैश लॉ, व्हाट इज द स्टेटमेंट, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड, the limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contribution of cation as well as the anion. In this way, we are representing this. Here we are taking certain examples like NaCl, acetic acid, HCl, जहाँ पे अपन ने ये लिख दिया। So friends, यहाँ पे अपन ने कोलरैश लॉ डिटेल में पढ़ लिया है, और आगे और कुछ नए वीडियोस आएंगे जहाँ पे आपको फोकस करना है इस यूनिट के रिलेटेड। For now, we are stop here at the Kohlrausch law. I hope all you understanding this topic very clearly. Thank you for